देखिए, मैं एक यादव हूँ, मैं भी चाहता तो मैं अखिलेश यादव जी को कहता, लेकिन मैंने ये कहा है कि आप अच्छा सरकार चुनिए, एक मजबूत सरकार चुनिए और पढ़े लिखे को चुनिए। अब मोदी जी कहते हैं 400 पार 400 पार 400 पार, कहने से थोड़ी ना 400 पार आ जाएगा। सियानी बिल्ली खम्मान हो चाहिए, उनके पास कुछ नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं है। वो कुल राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इतनी चूतिया नहीं है। अरे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, अरे बन गया राम मंदिर, आस्था सबकी है, सब पूजा करना चाहते हैं, लेकिन तो आप कोई उचित मुद्दे पे आप चुनाव लड़िए ना। शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, इनकी कौन सी ऐसी भर्ती है जो क्लियर हो गई? ये आजमगढ़ जिला है, इसे सपा का गढ़ कहा जाता है। इसी गढ़ को भेद दिया था दिनेश लाल निरहुआ जी, तो मैं आपको एक बात संज्ञान में, कोई भी किसी का गढ़ बनता है तो उसके ऊपर भरोसा करता है। आजमगढ़ ने सपा सरकार को क्या दिया ये कोई चर्चा नहीं करता। बहुत कुछ दिया, आजमगढ़ ने ही सब कुछ दिया। जी बिल्कुल। आजमगढ़ के स्वर्गीय अमर सिंह जी ने सपा को खड़ा किया। आजमगढ़ ने शुरुआती दौर में 10 विधायक दिए और आज तक सम्मानजनक सीट जो है सपा को मिलती रही। लेकिन इस बात को आजमगढ़ वाले ठगा महसूस करते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने सपा के लिए किया उसकी अपेक्षा आजमगढ़ को वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। ठीक, चाहे वो पीजीआई की बात कर लें, चाहे वो महिला अस्पताल की बात कर लें, जो भी चीज़ें। लेकिन बाद में दिनेश लाल निरहुआ की चर्चा आपने किया, उनके आने के बाद जो बहुत पुरानी इच्छा थी आजमगढ़ की विश्वविद्यालय की वो पूरी हुई। हरिहरपुर में जो है सांस्कृतिक महाविद्यालय बन रहा है। तो ये तो मात्र 2 साल के काम में दिखने लगा और सपा के लिए तो आजमगढ़ ने बहुत कुछ किया, उसकी अपेक्षा आजमगढ़ को नहीं मिला। अब आने वाला समय देखिए क्या जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जा सकता। देखिए, पिछली बार भरोसा तो किए लोग निरहु पर, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि एक बार हम देखना चाहते थे कि आखिर ये नए नेता हैं भाजपा केंद्र में भी भाजपा की सरकार, एक बार बना के देखते हैं कि कुछ काम होता है। तो क्या लगा, कामों पे खरा उतर पाए दिनेश लाल निरहु? फिलहाल 2 साल में जिस हिसाब से वो 2 साल से थोड़ा कम ही है, जो भी लमसम मान के चलते हैं 2 साल, तो जो चीज़ें थीं इन समयों में दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में अवतरित भी रहे और अपना उन्होंने प्रयास भी किया जितना उनके बल में था, और कुछ चीज़ें दिखी भी। चलिए, ये जो हम शुरुआत में कहें कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे पद पे रहते हुए इस तरीके से भाषण देते हैं, आप इससे किस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो उनका घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने इस तरह के कुछ शब्द का इस्तेमाल किया कि हम समानता लाएंगे और ऐसे करेंगे सामाजिक, वो तो उससे कुछ भाषाएं निकल के आती हैं। फिलहाल हर पार्टी को व्यक्तिगत उससे बचना चाहिए। नहीं, हम बस मैं ही जानना चाहते, क्या इस तरीके से कहना लोगों के बीच जाके कि फला पार्टी आएगी तो आपको के साथ ऐसा कर देगी? अब ये भी प्रधानमंत्री, सोचिए, ये तो बहुत पूरे देश के मालिक हैं, उनकी हर बातों को लोग को गौर से सुनते हैं, अपने मन की बात करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मन की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरों की मन की बात कभी नहीं सुनते। अब ये सब ऊंची बातें हैं, इस पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इधर ये कि युवा हैं, इनसे हम थोड़ा बात करेंगे। हमारे देश के भविष्य हैं और हमारा देश क्या सोचता है। इधर आ जाइए थोड़ा से। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी, हमारा सवाल शुरू में आपने सुना होगा, यहीं थे? नहीं, मैं सुना नहीं। हमने कहा कि मोदी जी हर मंच से अपने कहते हैं कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो राम मंदिर गिरवा देगी। तो इन सब बातों से क्या लगता है आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी आएगी तो ये सब कर देगी? ऐसा देखिए, कहना तो ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपका सोना छीन लेगी। 400 पार मतलब 400 पार तो होगा नहीं। जैसे मोदी जी पिछले भी कहते आए हुए हैं, पिछले चुनावों में भी मोदी जी ने कहा था कि इस बार 300 पार 400 पार जो भी उन्होंने कहा, लेकिन उस बार हुआ नहीं हुआ। तो मोदी जी कहना अलग है उनका, लेकिन जो कहते हैं वो हो नहीं पाता है मोदी जी। इस बार कांग्रेस पार्टी को भी आना चाहिए, क्योंकि वो राहुल गांधी जी हैं, जो उनके बातों, उनके जो प्रचारों से मुझे लग रहा है कि इस बार वो आएंगे तो कुछ नया कुछ कर सकते हैं। जो बीजेपी ने नहीं किया वो राहुल गांधी जी कर सकते हैं।
तो मेरा सुझाव ये है कि इस बार आप वोटर बदलिए। अगर राहुल गांधी जी को चुनाव में वोट दीजिए और भारी बहुमतों से उनको जिताइए। आपने राहुल गांधी की बात की, तो राहुल गांधी ने कहा कि आते ही हम 30 लाख नौकरियां बहाल करेंगे लोगों को, और गरीब महिलाओं को हर साल हम 1 लाख रुपए देंगे। ये इसको भी उसको हटाने का कहा, इसको रद्द करने का बात की, जो 4 साल की सेना में भर्ती है, इसको भी। क्या आप लोग इन सब बातों पर भरोसा करते हैं? जी ज़रूर करते हैं कि जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा है तो वो करेंगे। मैं तो वैसे, मेरा नाम कृष्ण यादव है। मैं तो वैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सरकार राहुल गांधी की बने। राहुल गांधी एक बार इसकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक बार सरकार बने एकजुट होके। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि जो आपको सही लगे आप उनको वोट दीजिए। किसी के बहकावे में आके ना कि ये ऐसा करेंगे वो वैसा करेंगे। अपने दिल से जो आपको लगता है उनको वोट देना चाहिए। नेता चुनिए, अच्छा नेता चुनिए, पढ़ा लिखा नेता चुनिए, देखिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आगे आपके भविष्य के लिए क्या कर सकता है, ना कि सिर्फ। लेकिन एक चीज़ और है, आरोप लगाते हैं पछवाले की, सब परिवारवाद की राजनीति करते हैं, एक ही परिवार से ढुकाए चले जा रहे हैं। देखिए, मैं एक यादव हूँ, मैं भी चाहता तो मैं अखिलेश यादव जी को कहता, लेकिन मैंने ये कहा है कि आप अच्छा सरकार चुनिए, एक मजबूत सरकार चुनिए और पढ़े लिखे को चुनिए। अब मोदी जी कहते हैं 400 पार 400 पार 400 पार, कहने से थोड़ी ना 400 पार आ जाएगा। वो तो जनता तय करेगी। जो तो जनता तय करेगी कितना आना चाहिए, 400 पार आना चाहिए या 300 पार आना चाहिए। आइए आइए आप लोग भी आइए भैया आइए। हम युवा से पूछ रहे हैं, आइए भाई साहब आप आइए। हम ये पूछ रहे हैं, मोदी जो हर जगह भाषण में, रैलियों में अपने कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, राम मंदिर तोड़वा देगी, ऐसी सब लोगों को डराने वाली बातें कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है प्रधानमंत्री के लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब की बार चुनाव जो है, बेरोजगारी, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कितना चरम पे। 2014 के पहले का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए और 2014 के बाद का आंकड़ा। वही तो हम बात कर रहे हैं कि मंच से ये सब बातें कहने के अलावा ये सब कोई उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये सब जनता को भटकाने के लिए यही बस का गुमराह कर रहे हैं। और यही एक कहावत बहुत पुरानी है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। उनके पास कुछ नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं है। वो कुल राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इतनी चूतिया नहीं है। अरे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, अरे बन गया राम मंदिर, आस्था सबकी है, सब पूजा करना चाहते हैं। लेकिन तो आप कोई उचित मुद्दे पर आप चुनाव लड़िए ना। शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, इनकी कौन सी ऐसी भर्ती है जो क्लियर हो गई? यूपीपी देख लीजिए, और उसके बाद अभी शिक्षक भर्ती, मतलब ये आरओ की, मतलब सारी भर्तियां कोर्ट में चली जा रही है। पैसे ले रहे हैं स्टूडेंट से, कोर्ट में चली जा रही है। हम लोग चूतिया हैं? नहीं, हम लोग चूतिया हैं। इस बात को बताइए आप। लीकेज ये तो एक उचित टीम गठन करना चाहिए कि नहीं? उचित जैसे आप स्टूडेंट जो है लाखों रुपए खर्च करके तैयारी करता है कि नहीं करता? आप ही बताइए। कौन सी स्थिति में कहाँ से रह के कैसे क्या स्ट्रगल करके क्या कर रहा है, और इतना शिद्दत से उसका वेट करता है कि नहीं आज तो कल वैकेंसी आएगी, हम लोगों का सपना पूरा होगा। इलाहाबाद, कोटा, कहाँ नहीं रहता, लेकिन तो कल कोई वैकेंसी आ रही है और उसके लालच में मतलब बेचारा आज मान लीजिए कल सेंटर चला गया, आज एक दिन पहले वहाँ जाके कौन सी स्थिति में, सबकी देखिए सिचुएशन सेम नहीं होती है फैमिली की, क्या स्थिति में आकर वो मतलब कौन सी स्थिति में वो सो रहा है, कहाँ से एग्जाम के लिए मतलब 7 बजे उसका पेपर है। ऑटो वाले साले अलग चूतिया वहाँ पर बतियाते हैं, तो वहाँ पर देने के बाद रिजल्ट उसका ये आ रहा है कि कल की पेपर लीक हो गया। 2-2, 3-3, 400 में पेपर बिक रहे हैं। ये छोटी बात लग रही है आपको? ये सरासर ये हमारे मुख्यमंत्री जी की लापरवाही है। हम निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये लोग अगर उचित टीम का अगर गठन करते हैं, अगर बच्चों का, अगर स्टूडेंट का इतना केयर करते हैं, तो इनकी सारी की सारी वैकेंसी क्लियर होती। बगल में बिहार में देखिए तेजस्वी यादव 40 कितनी वैकेंसी पे कैसे दिए? तो आइए आप आइए।